चलो बेटा ध्यान दो। स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। दरवाजा नहीं हुआ बेटा बंद ठीक से। स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन काफी इंपॉर्टेंट लॉ, बहुत ज्यादा जरूरी लॉ हमको पढ़ने के लिए भी, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती। चलो थोड़ा पिछले इसमें जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैंने क्या पढ़ा था? हीट एंड टेम्परेचर। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा था? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन, है ना, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का कुछ था। उसके अंदर नोट में कुछ पॉइंट्स लिखाया था, उससे रिलेटेड सवाल है मेरा आपसे। बताओ, अगर वेरी हाई टेम्परेचर मुझे मेजर करना हो, मैंने क्या बोला? अगर मुझे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर मेजर करना हो, अबाउ 800 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए कौन सा डिवाइस मुझे यूज करना पड़ेगा? पायरोमीटर। वेरी गुड। पायरोमीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। तो सूरज का अगर टेम्परेचर नापना हो और स्टार्स का टेम्परेचर नापना हो तो पायरोमीटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। तो बोले ये कैसे यूज होता है? पायरोमीटर टेम्परेचर कैसे नापता है उससे? तो बोले वो सामने वाले ऑब्जेक्ट से आने वाली हीट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितनी हीट वहां से हमको मिल रही है, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू को कैलकुलेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो कैसे यूज करते हैं तो देखो, अब वो आने वाला है स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। तो स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या कहता है? ये कहता है अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय a perfectly black body is called as Stephen's, sorry, is directly proportional to, is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. Fourth power of its absolute temperature. ये क्या कह रहा है? अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो हीट इमिट करेगा पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहने का मतलब टेम्परेचर शुड बी इन एब्सोल्यूट स्केल। एब्सोल्यूट स्केल मतलब क्या? केल्विन स्केल। तो इसको मैथमेटिकली हम ऐसा लिखेंगे, दैट इज Q अपॉन 80 is directly proportional to fourth power of its absolute temperature। फिर उसके बाद इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी सामने आता है हमारे, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी सामने आता है जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा। और ये सिग्मा क्या है? हाँ, ये है स्टीफन्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻⁸ जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज टू पावर 4। आप यहीं से बना सकते हैं इसका, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये भी नीचे आ जाएगा, पर केल्विन रेज टू पावर 4। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, 5.67 इंटू 10⁻⁻⁸
वैट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज़्ड टू पावर 4, क्योंकि जूल पर सेकंड को आप क्या लिख सकते हैं, वैट। ठीक है, कौन बताएगा डायमेंशन क्या रहेगा सिग्मा का? सिग्मा का डायमेंशन कौन कैलकुलेट करके बताएगा मुझे फास्ट? सिग्मा का डायमेंशन m1 L0 T-3 और K-4। वेरी गुड, क्योंकि वैट का क्या होता है m1 L2 T-3, उसमें से मीटर स्क्वायर का L2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो m1 L0 T-3 K-4, ये मेरे पास आपके स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू है। यही बात समझ में आपको? m1 L0 T-3 K-4 लिख लो। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, ये जो लॉ था स्पेशली डिजाइन किया गया था परफेक्टली ब्लैक बॉडी के, इसके लिए परफेक्टली ब्लैक बॉडी के, बाद में उसको मॉडिफाई किया गया ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। तो मैं यहां लिखूंगा फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी Q अपॉन AT इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो क्या था, सिग्मा टी रेस्ट पावर 4 था ना, इसमें सिर्फ आपको E जोड़ना पड़ेगा, E इंटू सिग्मा टी रेस्ट पावर 4 फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। ये था फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। चलो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो, जहां पर E क्या होता, एमिसिविटी होता है वो पर्टिकुलर ऑर्डिनरी बॉडी का। ओके, लिख लीजिए बेटा फटाफट। This law is also known as fourth power law और स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। इस लॉ को साथ ही साथ क्या कहा जाता है, फोर्थ पावर लॉ या फिर स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। ओके, लिखिए फटाफट। ओके बेटा, ध्यान दीजिए सब लोग, इवेल्युएशन ऑफ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ ब्लैक बॉडी ओवर अ कूलर सराउंडिंग। तो एक जो ब्लैक बॉडी है वो अपना हीट का कितना लॉस करेगा ओवर द कूलर सराउंडिंग, हमको वो कैलकुलेट करना। बोले कैसे कैसे, समझ में नहीं आ रहा, बताते। मान लो ये एक सराउंडिंग है या एनक्लोज चैम्बर है, ठीक है, और इस चैम्बर को अंदर से मैंने ब्लैक कलर से पूरा या ब्लैक बॉडी बना के रखा है इसको अंदर से, और इसका जो टेम्परेचर है वो T0, इसी के अंदर एक ब्लैक बॉडी भी है और इसका टेम्परेचर T है। अब देखो यहां पर T ग्रेटर देन T0 है, ग्रेटर देन T0 है, तो होगा क्या, आप साफ समझ रहे हैं कि भैया इसका टेम्परेचर ज्यादा है और ये जो आसपास की सराउंडिंग की जो दीवारें हैं उसका टेम्परेचर कैसा है, कम है। बोलो भाई कौन हीट देगा और कौन हीट लेगा, बोलो बोलो। ये ब्लैक बॉडी या सराउंडिंग, देख एक है ब्लैक बॉडी और एक है सराउंडिंग, तो भाई कौन हीट देगा और कौन हीट लेगा, ब्लैक बॉडी हीट देगा और लेगा कौन, सराउंडिंग लेगा। अच्छा, ये लेन देन कब तक चलते रहेगा, जब तक वो एक थर्मल इक्विलिब्रियम में या सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते, है ना। मगर उसमें एक का नुकसान है, एक का फायदा है। नुकसान किसका हुआ, ब्लैक बॉडी का, उसको अपनी बॉडी को हीट लूज करना पड़ रहा है कि नहीं। अरे भैया कॉमन टर्म्स में आने के लिए, है कि नहीं, जैसे मान लो मैं और शाहिद हम दोनों भाई भाई, है ना, भाई सभी लोग भाई है ऐसा नहीं, जैसे एग्जाम्पल के मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, आमीन सुम्मा आमीन तो ठीक है, शाहिद के पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी
है ना। शायद बोलेगा कि नहीं भैया हम दोनों अलग अलग वैल्यूज रख रहे हैं, ऐसा सही नहीं है, हमको इक्विलिब्रियम में आना चाहिए, नहीं तो भाई ऐसा है कि हमें फील होता रहेगा कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट है करके, मेरे को आपके सामने आने में थोड़ी सी वो आएगी, झिझक महसूस होगी, मेरे को इक्विलिब्रियम जैसा फील नहीं आएगा, तो मैं बोलूंगा ठीक है कोई बात नहीं, है ना, अपन इक्विलिब्रियम कर लेते हैं, है ना। तो मैं इसको कुछ बैलेंस करने के लिए 25 करोड़ मेरे पास से दे दूंगा। अब इसके भी पास 75 करोड़, मेरे पास भी 75 करोड़। अब बैलेंस में तो आ गए, मगर मेरा क्या हुआ उसमें, लॉस हुआ, और इसका क्या हुआ, गेन हुआ ना। तो वैसे ही कुछ यहाँ हाल हो रहा है, यहां पर हीट रेडिएशन, है ना, ये भी एक टेम्परेचर हाइयर है, तो ये चारों तरफ क्या कर रहा होगा, ऐसे हीट रेडिएशन को इमिट कर रहा होगा। ब्लैक बॉडी क्या कर रहा होगा, चारों तरफ हीट रेडिएशन इमिट कर रहा होगा। तो मैं बोलूंगा हीट रेडिएशंस या हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय अ ब्लैक बॉडी, बाय द ब्लैक बॉडी बी का डालता हूं, इसका नाम बी, ब्लैक बॉडी बी इज क्यू अपॉन एटी इज इक्वल टू सिग्मा टी रेस्ट पावर 4। ये आया अकॉर्डिंग टू द स्टीफेंस लॉ, है ना, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और फिर अगर मैं लिखूं ओके हीट रेडिएशंस emitted per unit time by perfectly black body। ध्यान दे बेटा, ये सब लोग एग्जाम में आते हैं ये। तो हीट रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट टाइम, अब मैंने पर यूनिट एरिया ये वर्ड निकाल दिया, पर यूनिट एरिया वर्ड निकाल दिया मैंने, सिर्फ क्या कहा, पर यूनिट टाइम। तो मैं एरिया को उधर लेके चले जाऊंगा, वो फॉर्मूला आ जाएगा क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। तो हमने ये देखा कि आपकी जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी थी वो लगातार हीट रेडिएशन इमिट कर रही थी, है ना, और वो जो हीट रेडिएशन इमिट कर रही थी चारों तरफ, ऑफ कोर्स ये किसने एब्जॉर्ब किया होगा, सराउंडिंग ने, तो हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, है ना, चारों तरफ मैं हीट रेडिएशन इमिट कर रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद फिर सराउंडिंग उस हीट को एब्जॉर्ब करके क्या कर रहा होगा, वापस भी दे रहा होगा, है ना, ये सराउंडिंग क्या कर रहा होगा, उस हीट को एब्जॉर्ब करके वापस भी दे रहा होगा, एब्जॉर्ब किया और फिर थोड़ा बहुत उसको वापस भी दे रहा होगा, है कि नहीं। मगर जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर कितना है, कम है। अब देखो आपके स्टीफेंस लॉ ने क्या कहा, है ना, कि Q अपॉन एटी, ये Q अपॉन एटी क्या होता है, वैसे तो एमएससिव पावर होता है, एमएससिव पावर होता है ना Q अपॉन एटी, है। तो भाई Q अपॉन एटी जो है, यानी एमएससिव पावर जो है, वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो ज्यादा हीट को रेडिएट करेगा, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो वो भी हीट रेडिएट करेगा मगर कम हीट रेडिएट करेगा। इस बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, ब्लैक बॉडी का ज्यादा है, तो वो ज्यादा हीट रेडिएट कर रहा है ना, और ये किसको मिल रहा है, सराउंडिंग को, मगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसा है, कम है। तो वो शुरुआत की बात चल रही है, एकदम स्टार्टिंग वाली बात चल रही है, वो इक्विलिब्रियम पे आया तब की बात नहीं चल रही है, जैसे ही अपन ने रखे इसको यहाँ पर तो जो सिलसिला चालू हुआ होगा उसके बारे में अपन स्टडी करें। तो ये इसका टेम्परेचर कम था तो ये भी हीट रेडिएट कर रहा था, मगर टेम्परेचर क्योंकि कम था तो ये जो हीट बाहर फेंक रहा था बॉडी को, ब्लैक बॉडी को दे रहा था, वो जो ब्लैक बॉडी उसको दे रहा था और ये जो उसको दे रहा था वो कैसा था, कम था। बात समझे क्या, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो सराउंडिंग को ज्यादा हीट दे रहा है ना, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो उसको उतनी ज्यादा हीट देगा क्या, नहीं, वो तो छटाक भर की हीट देगा, है ना, दो तेरा दो मेरा चलता वैसा। तो अब ऐसा है कि चलो ठीक है, अब हम कहेंगे कि चलो फिर बताओ तो सराउंडिंग जो है, जो वो भी ब्लैक है, वो कितनी हीट रेडिएट कर रहा होगा। तो मैं यहां लिखूंगा हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम
पर यूनिट एरिया बाय ब्लैक सराउंडिंग Q upon AT is equals to sigma T0 raised to power 4. ठीक है, सराउंडिंग एंड हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम बाय ब्लैक सराउंडिंग is Q upon T equals to sigma A T0 raised to power 4. ठीक है, और ये हीट कौन दे रहा है? सराउंडिंग दे रहा है। किसको दे रहा है? ब्लैक बॉडी को। ब्लैक बॉडी कैसा है? एकदम बेशरम है। कैसे के बेशरम हुआ हो? आप उसको जितना दोगे वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मैं बोलूंगा ठीक है, देन हीट एब्जॉर्ब by perfectly black body will be, तो वो रहेगा Q upon 8 सॉरी perfectly black body per unit time will be, अच्छा क्या रहेगा? तो Q upon T equals to sigma A T0 रेस्ट टू पावर 4, क्योंकि इस पर ब्लैक बॉडी पे हीट रेडिएशन कितनी इंसिडेंट है, जितनी इसने इमिट किया है कि नहीं? अब थोड़ा नंबरों से समझो। ब्लैक बॉडी ने 100 जूल की हीट इमिट किया, ब्लैक बॉडी ने 100 जूल की हीट इमिट किया, और ये जो है सराउंडिंग कितनी हीट दे रहा है? उसको 40 जूल की हीट दे रहा है। भाई समझ रहे क्या? ब्लैक बॉडी कितनी दे रहा है? 100 जूल। सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब कर ले रहा, मगर उसका टेम्परेचर क्या था? कम था, है ना? तो वो कितनी हीट दे रहा? बेटा जागो, उठो बेटा। तो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो ज्यादा हीट दे रहा। मेरी तरफ ध्यान दे, कितनी हीट दे रहा? ज्यादा हीट दे रहा। कितनी? 100 जूल्स, है कि नहीं? सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? कम है। बिलाल इतना हंस मत। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? कम है। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो वो कम हीट देगा ब्लैक बॉडी को। मान लो 40 जूल दे रहा है, ब्लैक बॉडी ने सराउंडिंग को कितना दिया था? 100 जूल। सराउंडिंग ने ब्लैक बॉडी को कितना दिया था? 40 जूल्स, है कि? तो इसको हीट तो मिल रही है, मगर जितना उसने दिया था उतनी हीट मिली क्या? नहीं। उसको कितने का नुकसान हो रहा? 60 जूल का। तो मैं अगर बोलूंगा अच्छा ठीक है, बोलूंगा यार ये तो नाइंसाफी है, यहां तो ब्लैक बॉडी के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसका तो लॉस हो रहा है हीट का। तो मैं बोलूंगा ठीक है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय ब्लैक बॉडी, बोले रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय द ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू कितना आएगा? तो बोले भैया दोनों का डिफरेंस निकालेंगे अपन। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ब्लैक बॉडी सराउंडिंग को कितना दे रही? 100 जूल। सराउंडिंग ब्लैक बॉडी को कितना दे रहा? 40 जूल। मैं बोलूंगा ब्लैक बॉडी का नुकसान कितने का? 100 माइनस 40, है ना, 60 जूल। तो मैं क्या करूंगा कि जो पर यूनिट टाइम जो ये दे रहा है ब्लैक बॉडी, सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4, है ना, और सराउंडिंग जो उसको दे रहा है वो कितना है पर यूनिट टाइम? सिग्मा ए टी जीरो रेज टू पावर 4। और अगर मुझे लॉस कैलकुलेट करना है, जिसको मैं रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, जिसको अपन डीक्यू अपॉन डी से बोलते हैं, या फिर कभी कभार आर से बोलते हैं, तो इसको कैसे बताएंगे? तो बोले दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा, यानी सिग्मा ए, नीचे ले लेता हूं मैं, और आर इज इक्वल्स टू सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4 माइनस टी जीरो रेज टू पावर 4, टी जीरो रेज टू पावर 4। तो ये मेरे पास जो फॉर्मूला आ रहा है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ ब्लैक बॉडी, कि ब्लैक बॉडी का कितना नुकसान हुआ हीट का, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ ब्लैक बॉडी इज इक्वल्स टू सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4 माइनस टी जीरो रेज टू पावर 4। मैंने क्या किया कि भैया इसने जो हीट दे रहा है और उसको जो हीट मिल रही है, उन दोनों का क्या मैंने निकाला? डिफरेंस, है ना। तो इस वजह से डिफरेंस निकालने पे मुझे पता चल गया कितने का नुकसान हो रहा है ब्लैक बॉडी का हर एक सेकंड में, है ना। वो कितनी हीट रेडिएट कर रहा है, पर यूनिट टाइम कितना लॉस कर रहा है, उसका आ गया।
अच्छा, ये सब ब्लैक बॉडी का चल रहा था। सिमिलरली फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, सिमिलरली फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, तो अगर मैं ऑर्डिनरी बॉडी के लिए बात करूं तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू सिग्मा ए इंटू ई टी रेस टू पावर फोर माइनस टी जीरो रेस टू पावर फोर। मतलब सिंपली आपको करना क्या है, उसमें ई की वैल्यू को ऐड कर देना, वहां पर एक ई एक टर्म उसमें जुड़ जाएगा, एंड दिस इज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फॉर अ ब्लैक बॉडी। एक बार सुन लो, एक मेरी बात अच्छे गौर से, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हम लोग एक और टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, अगले टॉपिक में, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहां पर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पूछा है तो उसमें टी का पावर फोर नहीं आता, सिर्फ टी आता, माइनस टी जीरो आता। तो साला करना कौन से इस मेथड से, ये वाला मेथड कि वो वाला मेथड? याद रखना, स्टीफेंस लॉ जो है वो हाई टेम्परेचर्स के लिए, तो हाई टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर में फर्क बहुत ज्यादा होना चाहिए। 100 केल्विन, 200 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस का अगर फर्क आ रहा है या उससे भी ज्यादा सेल्सियस का फर्क आ रहा है, तो आप कौन सा वाला यूज करेंगे? स्टीफेंस लॉ। और अगर छोटे छोटे टेम्परेचर में चेंजेस है, मामूली मामूली, 10 से 20 पे चले गए, 10 से 15 पे गया, 15 से 20 पे गया, 10 से 12 पे गया, 12 से 14 पे गया ना, दो दो चार चार या पांच पांच का फर्क है, अगर बहुत हो गया 10 का फर्क है अगर, तो फिर क्या करेंगे आप? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का मेथड इस्तेमाल करेंगे। आई बात समझ में आपको? ठीक है, लिख लो ये। वो टी का जीरो का जो पावर फोर है ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए, ये गलती से बाहर आ गया, ऐसा आएगा। तो हमारे सामने अब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडियस से, सॉरी, स्टीफेंस लॉ से रिलेटेड। तो सबसे पहला प्रॉब्लम कहता है कि अगर इमेजिन करो, कैलकुलेट करो एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एट द टेम्परेचर ऑफ 127 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे हीट रेडिएशन या एनर्जी रेडिएशन निकालना है कितनी देर में? 1 मिनट में। 1 मिनट म्हणजे का है 60 सेकेंड्स। ओके, और ब्लैक बॉडी का एरिया कितना है बेटा? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 200 इंटू टेन रेस टू पावर माइनस फोर, या 2 इंटू टेन रेस टू पावर माइनस टू मीटर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, फिर एट द टेम्परेचर ऑफ 127 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, कोई बताएगा मुझे ये 127 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 2 से 400 केल्विन होना चाहिए उसमें, तो 400 केल्विन। ओके, स्टीफेंस कांस्टेंट की वैल्यू जो उसने यूज करने के लिए हमसे कहा है, तो बोले आप यूज करो 5.7 इंटू टेन रेस टू पावर माइनस एट वैट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। हाँ, पर केल्विन रेस टू पावर फोर, सही था, पर केल्विन रेस टू पावर फोर। अरे मैंने स्टीफेंस में वही लिखा, केल्विन रेस टू पावर फोर ही लिखा है ना, गलती से केल्विन तो नहीं लिखा दिया। देखो, अपन जनरली जानते हैं कि Q अपॉन ए टी इज इक्वल टू सिग्मा टी रेस टू पावर फोर। देखो, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए इंटू टी टी रेस टू पावर फोर। 5.7 इंटू टेन रेस टू पावर माइनस एट, एरिया 2 इंटू टेन रेस टू पावर माइनस टू, टाइम 60 सेकेंड्स, टेम्परेचर 400 केल्विन, 400 रेस टू पावर फोर। चलिए अब सॉल्व करिए इसको, कम ऑन। 4 का पावर फोर कितना हो जाएगा? 64 नहीं रे, क्यूब होता हो। 16 का स्क्वायर क्या होता? 56, और 10⁻²56 इंटू 10⁻8, और ये 8 और माइनस 8 कैंसिल हो गया, तो 5.7 इंटू 120 और 256 इंटू 10, वो 8 तो कैंसिल हो गया, और ये 10 का पावर माइनस टू। करो अब आगे और सॉल्व, बताओ कितना आ रहा है, रेड्यूस करो।
60 watt filament lamp loses all its energy by radiation from its surface. Stop. The emissivity of the surface is 0.5. The area of the surface is the area of the surface is 5 into 10 raised to power minus 5 meters square. Stop. Find the temperature of the filament. Find the temperature of the filament. ओके, आया क्या आंसर ये वाला? दिस शुड कम अराउंड 1751.04 जूल्स. ये आना चाहिए. आया गया? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो. A 60 watt लैम्प, पावर दिया लैम्प का. 60 watt लैम्प loses all its energy by radiation from its surface. The emissivity of its surface is 0.5. The area of the surface is 5 into 10 raised to power minus 5 meters square. Find the temperature of the filament. अरे आसान है, कुछ नहीं है रे. देखो कैसा है. हम जैसे कि जानते हैं Q अपॉन AT इज इक्वल्स टू सिग्मा T रेस्ट टू पावर 4. भैया ये बोर्ड बुक के क्वेश्चन भी शामिल है इसमें. बोर्ड एग्जाम में आने वाला है तुम्हारे, ध्यान देना अच्छे से इसको. तो मैं कहूंगा ओके T रेस्ट टू पावर, क्योंकि देखो ये एक ऑर्डिनरी बॉडी के लिए एमिसिविटी दिया ना उसने, तो ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा सिग्मा E T रेस्ट टू पावर 4. तो मैं यहां लिख सकता हूं T रेस्ट टू पावर 4 इज इक्वल टू P अपॉन A इंटू सिग्मा इंटू E. कुछ समझा गया? समझा गया रे भाई? P कहां से आ गया? P फॉर पाशा नहीं रे बाप, P फॉर पावर. कहां से आया ये ना? Q बाय T, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है ना. तो भाई P से पाशा, P से पावर, P से फिजिक्स. ठीक है. अब देखो यहां पर हमको क्या करना है, ये वैल्यूज डालना है. T रेज टू पावर 4, पावर कितना दिया हुआ है? 60 वैट. एरिया कितना दिया हुआ है? 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5. सिग्मा हम जानते हैं 5.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8. और एमिसिविटी कितना दिया हुआ है? 0.5. ठीक है. तो एमिसिविटी आपको दिया गया है 0.5. अब देखो 5 1 जा 5 12 जा है ना. 5 12 जा 60 होता है ना. तो वही 0.5 को लिखेंगे 1/2. ऊपर जाके बनेगा इसको 24. ये बन जाएगा वापस से 24. अब 24 को डिवाइड करना पड़ेगा 5.67 से इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 और माइनस 8 कितना होता है? माइनस 13 है ना. और फिर उसके बाद 24 अपॉन 5.67 करना पड़ेगा, या फिर मैं ये कर सकता हूं इसको एक जीरो दे डालू तो 24 अपॉन 0.567 कर डालू तो ये 10 का पावर माइनस 12 हो जाएगा. अब 10 का पावर माइनस 12 लेने का मकसद क्या है? क्योंकि ऐसा नंबर मुझे बनाना था पावर में जो 4 से डिवाइड हो सके. 12 डिवाइड होता है ना, तो जब मैं इसका फोर्थ रूट लूंगा, फोर्थ रूट, तो t इज इक्वल टू 24 अपॉन
0.567 रेज टू पावर 1/4। तो -12 का जब फोर्थ रूट लेंगे तो वो कितना आएगा, 10 का पावर -3 फोर्थ रूट लेने पे। अब ये वैल्यू को डिवाइड करो, उसका फोर्थ रूट ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूँ आंसर, लॉग बुक से करना पड़ेगा अपने को। दिस विल कम अराउंड 2550 केल्विन, 2550 केल्विन। लिख लो फटाफट। Now the example, compare the rate of loss of heat from a metal sphere at 827 degrees Celsius with the rate of loss of heat from same sphere at 427 degrees Celsius. If the temperature of surrounding is 27 degrees Celsius. Temperature of surrounding is 27 degree Celsius. तो हमारे पास बोला है दो बॉडीज है, एक बॉडी का टेम्परेचर 827 डिग्री सेल्सियस है और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस है। दोनों भी सेम सराउंडिंग में रखे गए। बात समझ रहे ना? एक बॉडी है फर्स्ट नंबर 827 डिग्री सेल्सियस, सेकंड नंबर की बॉडी 427 डिग्री सेल्सियस, दोनों भी सेम सराउंडिंग में रखे गए हैं। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। दोनों क्या करेंगे, हीट रेडिएशन एमिट करेंगे और सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा, सराउंडिंग का। सराउंडिंग उसको एब्जॉर्ब करेगा और हीट वापस भी देगा, मगर सराउंडिंग जो हीट देगा वो बहुत ही कम रहेगा। तो बॉडीज को जो रिटर्न में हीट मिल रहा है बहुत ही कम मिल रहा है ना। तो हम कहेंगे दोनों बॉडीज में क्या होगा, हीट का लॉस होगा। तो हमें क्या बोल रहा है कि दोनों बॉडी में कितनी हीट का लॉस होगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय बॉडी, लास्ट में लिखा था मैंने, उसका कंपैरिजन करो। जब भी वर्ड कंपैरिजन आता है इसका मतलब हम क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं, है ना। चलो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं बोलूंगा सबसे पहली वाली बॉडी का तो टेम्परेचर बता दो कितना है। वो बोलेगा पहली वाली बॉडी का टेम्परेचर है 827 डिग्री सेल्सियस। बताओ भाई केल्विन में कितना, बोलो भाई केल्विन में कितना, 1100 केल्विन। 273 ऐड करो 1100 हो जाएगा। दूसरी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 427 डिग्री सेल्सियस। बोलो केल्विन में कितना, 700 केल्विन। अच्छा सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना, 300 केल्विन। ओके चलो, तो मैं रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ द फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय द सेकंड बॉडी। अब दोनों बॉडी का सरफेस एरिया सेम बताया क्या उसने, हाँ सेम स्फीयर है वो, मतलब सेम सरफेस एरिया है। सिग्मा तो कांस्टेंट ही होता है। तो भाई हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, बस सिर्फ
T1 रेस्ट टू पावर -4 अपॉन T0 रेस्ट टू पावर 4 और T2 रेस्ट टू पावर 4 माइनस T0 रेस्ट टू पावर 4। अरे बोले सर ये कैसा? अरे भैया हमारे पास R का फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का बॉडी, सिग्मा ए T रेस्ट टू पावर 4 माइनस T0 रेस्ट टू पावर 4 ब्लैक बॉडी का। अगर ऑर्डिनरी बॉडी है तो ई लगा दो उसमें, है ना। मैं बोलूंगा भैया उसने बोला ना सब सेम स्फीयर मतलब एक जैसे है, तो भैया हाँ सेम स्फीयर है, बॉडी एक ही है, सॉरी उसके दो अलग अलग टेम्परेचर थे। आई एम सॉरी, दो बॉडीज नहीं है, एक ही बॉडी है, बस उसके दो अलग अलग टेम्परेचर थे। तो दो अलग अलग टेम्परेचर थे तो उसका सरफेस एरिया तो सेम ही होने वाला है। अगर ऑर्डिनरी बॉडी है तो एमिसिविटी भी तो सेम ही होने वाली है, वो तो मटेरियल पे डिपेंड करती। तो भैया ये तो दोनों कंडीशन में कैसा होने वाला है? सेम होने वाला है। तो ठीक है, अब जब R1 अपॉन R2 लेंगे तो ये सिग्मा ए ई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। चलो अब कैलकुलेशन करो। तो अब यहां क्या हो रहा? देखो 1100 का पावर 4 माइनस 700 का पावर 4, सॉरी 300 का पावर 4 अपॉन 700 का पावर 4 माइनस 300 का पावर 4। देखो इसमें कॉमन क्या है ऊपर और नीचे में? दो जीरो, दो जीरो ऊपर भी है, दो जीरो नीचे भी है, हर एक टर्म में। तो वैसे भी वो क्या कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 11 का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4, 7 का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4। अच्छा 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। अब 121 का स्क्वायर क्या होगा वो देखो, 121 मल्टीप्लाई बाय 121, देखो क्या हो रहा। वन फोर सिक्स फोर वन। अब 14614 अच्छा 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। तो इसमें से माइनस 81 करो, जीरो, और ये 5 हो जाएगा, 14 में से 8 गया, कितना बचा भैया? 6, 5, 4, 14560। तो 14560। चलो 7 का स्क्वायर क्या होता? 49, 49 का स्क्वायर करो फिर कितना आ रहा? 49 का स्क्वायर क्या आएगा? कितना आ रहा? 2401। अच्छा हाँ बराबर है ना, 49 माइनस करना पड़ेगा, 2500 में से 49 माइनस कर दो, और इसका अगेन फिर 81, हाँ माइनस 81 करना पड़ेगा अपने, नहीं हाँ बराबर -81। ये 3, 10 में से 8 गए 2, 3, 2320, तो 2320, 00 कैंसिल। देखो फिर कैलकुलेशन क्या था। लास्ट स्टेज जो कैंसिल होने के बाद आती है वो होता है 182/29। ये आखिरी स्टेज होगा इसका कैलकुलेशन कैंसिलेशन के बाद, इससे छोटा और नहीं होता, फिर डेसिमल्स में हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। आया समझ में? ठीक है, बाकी का फिर हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे, बाकी न्यूमेरिकल्स।